चलिए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीसीसी होटल्स इन बॉम्बे डिसाइडेड टू सेल देयर फर्नीचर बाय ऑक्शन। ठीक है, पीसीसी होटल्स के पास में कुछ फर्नीचर था और वो उस फर्नीचर को ऑक्शन के थ्रू सेल करना चाहते थे। फॉर दिस पर्पस दे अपॉइंटेड RN एंड एसोसिएट्स एज ऑक्शनियर। तो उन्होंने RN एंड एसोसिएट्स को ऑक्शन करने के लिए अपॉइंट किया। दे इन्वाइटेड टॉप 10 रिनाउंड आर्किटेक्ट्स इन बॉम्बे फॉर बिडिंग। A right to bid was not notified by them. ये इस पूरे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। A right to bid was not notified by them. Not notified by them. इसका मतलब जब राइट टू बिड आप नोटिफाई करते हो ना, इसका मतलब जिन जिन को आपने इनवाइट किया है वही बिड कर सकते हैं अगर राइट टू बिड नोटिफाई किया हो। पर यहाँ पे क्या लिखा है? राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड। राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड। इसका मतलब आपने जिन जिन को इनवाइट किया है वो लोग भी बिड कर सकते हैं और जिन जिन को आपने इनवाइट नहीं किया है वो भी आपके ऑक्शन में आकर बिड कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये होता है राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड बाय देम। इसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब तो ये निकलता है कि जो लोग इनवाइटेड हैं वो लोग भी बिड कर सकते हैं और जो लोग नॉट इनवाइटेड हैं वो लोग भी बिड कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि अगर पीसीसी होटल्स को खुद भी यानी सेल्फ बिडिंग करनी हो, देखो जब कभी बिडिंग हो रही होती है तो बिडिंग के समय जो बंदा सामान बेच रहा होता है ना, जो सेलर होता है, उसको भी मन होता है कि मैं भी बिडिंग करूं। अगर मान लो उसका मन बदल जाए और उसको ऑक्शन के दौरान ऐसा लगे कि मैं ये सामान नहीं बेचना चाहता हूँ किसी और को, तो वो खुद भी बिडिंग कर सकता है और वो खुद ही उसको परचेज कर लेगा, जिससे वो सामान उसके पास ही रह जाएगा। उसको बोलते हैं सेल्फ बिडिंग। तो अगर आपको खुद भी बिडिंग करनी हो या फिर आपने अपने बिहाफ पे किसी को रिप्रेजेंटेटिव को बिठा के रखा है कि वो आपके बिहाफ पे बिडिंग करेगा। रिप्रेजेंटेटिव बिठाने का मतलब क्या है कि वो आपके बिहाफ पे बिडिंग करेगा और अगर वो जीत गया तो अल्टीमेटली वो सामान आपके पास ही आ जाएगा। यानी कि अगर आपको खुद भी बिडिंग करना हो ना तो भी आपको पहले नोटिफाई करना पड़ता है। नोटिफाई करने का सिंपल मतलब क्या होता है? नोटिफाई करने का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। तो यहाँ पर राइट टू बिड का मतलब भाई जिसको जिसको इनवाइट किया है सिर्फ वही बिड कर, इसको बोलते हैं राइट टू बिड। जिसको जिसको इनवाइट किया है वही बिड कर पाएंगे। तो वो नोटिफाई नहीं किया गया था, नॉट नोटिफाइड लिखा है। और दूसरा ये भी नोटिफाई नहीं किया था कि पीसीसी होटल्स चाहे तो खुद भी बिड कर सकता है। यानी कि इस एक लाइन से हमें क्या पता चलता है कि भाई जो लोग इनवाइटेड नहीं है वो भी बिड कर सकते हैं और साथ साथ में पीसीसी होटल्स सेल्फ बिड नहीं कर सकता, यानी कि वो खुद भी बिड नहीं कर सकता और अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी बिडिंग के लिए नहीं बैठा सकता। ये लाइन यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन है। Furniture was put up in lots for sale. It was decided for every lot of furniture there will be a reserve price. हमें पता है रिजर्व प्राइस क्या होता है। रिजर्व प्राइस यानी कि एक मिनिमम प्राइस होता है, उसके नीचे की बोली नहीं लगती। On 25th February 2024, auction sale was started at 10 AM in the lawn of PTC Hotels, Bombay. For a special lot of furniture, 3 parties came for bidding, Mr. Neil, Mr. Raj and Mr. Dev on behalf of their respective companies. मतलब कि एक मिस्टर नील ने बोली लगाई, एक मिस्टर राज ने बोली लगाई और मिस्टर देव ने बोली लगाई। मिस्टर नील ने 5,70,000 की लगाई, मिस्टर राज ने 4,85,000 4,85,000 की लगाई और मिस्टर देव ने 6,10,000 की लगाई। हमको पता है कि सबसे ज़्यादा किसका है? मिस्टर देव का। मतलब जनरली मिस्टर देव नॉर्मल सिचुएशन में इस ऑक्शन को जीत जाने चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाता है, जो हाईएस्ट बिडर होता है, उसको वो सामान मिलता है। यही कॉन्सेप्ट होता है ऑक्शन सेल का। द सेल वॉज कम्प्लीटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर नील, पर सरप्राइजिंगली सामान मिला किसको? मिस्टर नील को। ठीक है। मिस्टर देव्स बिड वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट राइट टू बिड वॉज रिजर्व्ड एंड कंपनी ऑफ मिस्टर देव वॉज नॉट इन्वाइटेड टू बिड। मिस्टर देव के बिड को रिजेक्ट कर दिया गया, क्या बोलकर कि आपको इनवाइट किया ही नहीं गया था तो आप बिड नहीं कर सकते। पर हमको अभी भी पता है कि अपन ने ऊपर क्वेश्चन में देखा था राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड बाय देम।
इसका मतलब कि जो लोग इनवाइटेड है वो भी बिड कर सकते हैं और जो लोग नॉट इनवाइटेड है वो भी बिड कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर मिस्टर देव का जो बिड रिजेक्ट किया गया है ये लॉफुल होगा? तो ये अनलॉफुल होगा। मिस्टर देव का बिड रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर राइट टू बिड रिजर्व किया ही नहीं गया था, नोटिफाई नहीं किया गया था। इसका मतलब कोई भी बिडिंग कर सकता था। मिस्टर देव ने अपनी बिडिंग करी, उन्होंने मिस्टर नील से भी ज्यादा बोली लगाई थी, तो उनको फर्नीचर मिलना चाहिए। तो ये अपना केस 1 हो गया। केस 2, फॉर अनदर बिड ऑफ इटालियन फर्नीचर वाज मेड बाय 2 पार्टीज। मतलब एक दूसरा जो सपोज करो ये फर्नीचर का केस ये वाला था, अभी एक दूसरा फर्नीचर था उसकी बिडिंग हो रही थी, उसमें मिस्टर धीर ने 15 लाख रुपए लगाए और मिस्टर मधु जो RN एंड एसोसिएट्स के बिहाफ पे बिडिंग कर रहे थे उन्होंने 15,20,000 रुपए की बोली लगाई। देखिए यहाँ पर मिस्टर मधु ऑन बिहाफ ऑफ RN एंड एसोसिएट्स के बिडिंग कर रहे हैं और RN एंड एसोसिएट्स को किसने एम्प्लॉय किया है? PCC होटल्स ने, ठीक है ना। दे अपॉइंटेड RN एंड एसोसिएट्स लिखा हुआ है, मतलब PCC होटल्स किसको कंट्रोल करता है? RN एंड एसोसिएट्स को। और RN एंड एसोसिएट्स किसको कंट्रोल करता है? मिस्टर मधु को। इसका मतलब मिस्टर मधु एक रिप्रेजेंटेटिव है। मिस्टर मधु एक रिप्रेजेंटेटिव है और मिस्टर मधु ने जो बिडिंग लगाई है उस बिडिंग का मतलब ये होगा कि वो बिडिंग PCC होटल्स कर रहा है, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली मिस्टर मधु किसके लिए बिडिंग कर रहे हैं? PCC होटल्स का। इसकी चेन आप समझिए, मिस्टर मधु किसके कंट्रोल में है? RN एंड एसोसिएट्स के, और RN एंड एसोसिएट्स किसके कंट्रोल में है? PCC होटल्स के। मतलब इनडायरेक्टली मिस्टर मधु किसके कंट्रोल में है? PCC होटल्स के। यानी कि मिस्टर मधु ने जो ये बोली लगाई है वो PCC होटल्स के बिहाफ पे लगाई है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या PCC होटल्स और PCC होटल्स सेलर है, तो PCC होटल्स खुद बिडिंग कर सकता है क्या? यानी कि वो सेल्फ बिडिंग कर सकता है क्या? कर सकता है अगर उसने नोटिफाई करके रखा हो। पर यहाँ पे लिखा है अ राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड बाय देम, मतलब कि यहाँ पर मिस्टर मधु बिड नहीं कर सकते थे, PCC होटल्स या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव बिड नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था। किस टाइप का नोटिफिकेशन? कि सेलर खुद भी बिड कर सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था। सेल वॉज कंप्लीटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर धीर इंस्टेड ऑफ मिस्टर मधु। मतलब कि भले ही मिस्टर मधु ने 15,20,000 की बोली लगाई थी, पर फिर भी फर्नीचर किसको मिला? मिस्टर धीर को मिला। और क्यों? क्योंकि मिस्टर मधु वॉज नॉट अलाउड टू बिड। यानी कि ये मिस्टर मधु का जो बिड रिजेक्ट हुआ, क्या वो लॉफुल था? हाँ, वो लॉफुल था। केस 1 में जो मिस्टर देव का बिड रिजेक्ट हुआ वो अनलॉफुल था, क्योंकि मिस्टर देव भले ही इनवाइटेड नहीं थे पर उनको ऑक्शन करने का राइट था, क्योंकि यहाँ पे राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड। और जब जब राइट टू बिड नोटिफाई नहीं किया जाता तब तब इनवाइटेड लोग भी बिड कर सकते हैं और अनइनवाइटेड जो नॉट इनवाइटेड लोग हैं वो भी बिड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर रिजेक्शन अनलॉफुल है, पर यहाँ पर रिजेक्शन लॉफुल है, क्योंकि मिस्टर मधु इनडायरेक्टली PCC होटल्स के बिहाफ पर बिड कर रहे थे और PCC होटल्स वाज द सेलर। और अगर सेलर को खुद को बिड करना है तो उसको वो चीज़ का पहले से नोटिफिकेशन देना जरूरी है। ठीक है। मिस्टर देव एंड मिस्टर मधु आर्ग्यूड दैट द ऑक्शन वाज नॉट लॉफुल। मिस्टर देव, यहाँ पर मिस्टर देव का रिजेक्शन हुआ और मिस्टर मधु, यहाँ पे मिस्टर मधु का रिजेक्शन हुआ। उन दोनों को गुस्सा आया, उन दोनों ने कहा कि भाई ये तो गलत ऑक्शन हो रहा है, हमारा ऑक्शन रिजेक्ट जो हुआ है, सॉरी हमारा जो बिड रिजेक्ट हुआ है वो लॉफुल नहीं है, हम कोर्ट में जाएंगे। गिव योर ओपिनियन विद रेफरेंसेस टू provisions of sales of goods act 1930 whether auction sale will be considered lawful or not। यानी कि हमको ये केस टू केस बेसिस पर, ये केस 1 मिस्टर देव वाला और मिस्टर मधु का केस 2, हम दोनों के केस को इंडिविजुअली स्टडी करके बताना है कि कौन सा केस लॉफुल है और कौन सा केस अनलॉफुल है। हमको वैसे पता ही चल गया कि मिस्टर देव का केस अनलॉफुल है क्योंकि मिस्टर देव का बिड रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, और मिस्टर मधु का केस लॉफुल है क्योंकि मिस्टर मधु का जो रिजेक्शन हुआ है बिड वो सही रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि मिस्टर मधु PCC होटल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे और PCC होटल्स सेलर होने के नाते अगर उनको खुद को बिड करना है तो उनको पहले से ये बात बतानी होगी। चलो 7 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें सेक्शन कौन सा लगेगा। तो ये टॉपिक है ऑक्शन सेल से रिगार्डिंग, और ऑक्शन सेल को याद रखने के लिए अपन ने वर्ड सोचा था चेरी। अपन ने ऐसा इमेजिन किया था कि चेरी का ऑक्शन हो रहा है, तो चेरी के हिसाब से जो हमारा सेक्शन नंबर बनेगा वो बनेगा 64। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऑक्शन सेल की डेफिनेशन बता देंगे,
मीनिंग जिसमें अपन मेन बात लिखेंगे कि ऑक्शन सेल क्या होता है, मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली, ठीक है। और फिर उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स अपन बता देंगे कि उसमें गुड्स सोल्ड इन लॉट्स होते हैं, राइट टू बिड में भी रिजर्व, मतलब कि ओनली इनवाइटेड पर्संस कैन बिड। अगर राइट टू बिड रिजर्व किया हो ना तो ही ऐसा माना जाएगा कि इनवाइटेड पर्सन बिड कर सकते हैं, पर अगर राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया है तो इनवाइटेड पर्सन भी बिड कर सकते हैं और नॉट इनवाइटेड पर्सन भी बिड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हुआ था कि राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड, ठीक है। सेल नॉट नोटिफाइड बाय सेलर, मतलब कि अगर सेलर को खुद को अगर बिड करना है तो पहले से नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। यानी कि हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि ये सेकंड नंबर का पॉइंट है वो मिस्टर देव से रिलेटेड, केस 1 से रिलेटेड है, और जो थर्ड नंबर का पॉइंट है वो मिस्टर मधु से रिलेटेड है। रिजर्व प्राइस मतलब एक मिनिमम प्राइस जिसके नीचे बिडिंग नहीं हो सकती। चलो ये तो अपन ने एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर उसके बाद में फर्स्ट ऑक्शन सेल में राइट टू बिड नॉट नोटिफाइड था, अपन को पता है क्वेश्चन में लिखा है कि राइट टू बिड नोटिफाई नहीं किया गया था। सो इस कारण से जो मिस्टर देव का रिजेक्शन हुआ है वो जस्टिफाइड नहीं है। मिस्टर देव भले ही इन्वाइटेड नहीं थे पर फिर भी वो बिड कर सकते थे, ऑक्शन वो अनलॉफुल माना जाएगा। यहाँ पर जो मिस्टर नील को वो सामान दे दिया गया, वो फर्नीचर दे दिया गया, इसको अनलॉफुल माना जाएगा क्योंकि मिस्टर देव की बोली मिस्टर नील से भी ज़्यादा थी। भले ही मिस्टर देव अनइनवाइटेड थे पर फिर भी उनको बोली लगाने का हक है क्योंकि अ राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड। चलो ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड ऑक्शन में क्या होगा, राइट टू बिड क्योंकि नोटिफाइड नहीं था तो ऑक्शन लॉफुल माना जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मिस्टर मधु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीसीसी होटल्स को, और अगर सेलर को खुद को अगर बिड में पार्टिसिपेट करना है तो उसको पहले से नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, पर यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था, इसीलिए वो रिजेक्शन जो मिस्टर मधु का था वो करेक्ट था। मिस्टर धीर को जो सामान मिला वो करेक्ट था, इसीलिए वो ऑक्शन लॉफुल माना जाएगा। देखिए बच्चों ये 7 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि 3 मार्क वो आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी रिक्वायरमेंट्स बताने का देगा, और 2 मार्क वो ये आपको जो केस 1 और केस 2 है उसको एक्सप्लेन करने का देगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आप स्टैंडर्ड आंसर देखेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन और इसका आंसर कैसे आपको एग्जाम में लिखना है।